हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एमके नॉलेज ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सीजीपीएससी द्वारा आज जो पेपर लिया जा रहा है वो पेपर 5 और पेपर 6 का पेपर हो रहा है। आज हम बात करें 28 जुलाई को छत्तीसगढ़ शासन द्वारा या सीजीपीएससी द्वारा पेपर 5 और 6 का पेपर लिया जा रहा है, जिसमें 5 का पेपर हो चुका है। उसके बारे में हम डिटेल से व्याख्या करने वाले हैं और इसके संभावित आंसर क्या हो सकते हैं, किस पुस्तक से छपा हुआ है, कितने ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं, उन सभी क्वेश्चनों को भी हम देखेंगे। बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चनों को हम बताएंगे। इसका पूरा एनालिसिस भी हम करेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आने वाले समय में किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, उसका आंसर क्या हो सकता है, कैसे लिखा जा सकता है, किस पुस्तक से हमें पढ़ना चाहिए, कैसे तैयारी करना चाहिए, क्या चीज़ में हमें ध्यान देना चाहिए, नोट्स हमें कैसे बनाना चाहिए। बिना नोट्स का तो इस प्रकार के एग्ज़ाम को निकालना बहुत ही मुश्किल काम है। इन सभी चीज़ों को हम इसमें देखने वाले हैं, तो आप अंत तक बने रहिएगा। चलिए हम बात करते हैं कि आज जो पेपर था वह 5वां पेपर था, जिनमें बात किया जाता है भूगोल और अर्थव्यवस्था के चीज़ों को इसमें पूछा जाता है। भूगोल में आपको छत्तीसगढ़ और भारत के संपूर्ण चीज़ों को पूछा जाता है और अर्थव्यवस्था में छत्तीसगढ़ और भारत के सभी चीज़ों को इसमें पूछा जाता है। तो ये दो जो है इसका पेपर है, जिसमें भूगोल का और अर्थव्यवस्था का लगभग इसमें आपको 17 क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिनमें 200 अंकों का होता है। पहला जो है उत्तर की शब्द सीमा 30 लिखना है, 30 शब्दों में, और 2 अंक दिए जाते हैं। चलिए हम बात करते हैं क्या क्या पूछा गया था। करंट अफेयर से संबंधित यह क्वेश्चन पूछा गया था कि पौनी पसारी योजना क्या है और इसके उद्देश्य को आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग इसका लिखे होंगे। ठीक है, वाट आर द क्या होता है ऑब्जेक्टिव ऑफ द पानी पौसरी योजना। तो छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पानी पौसरी योजना चलाया गया था, जिसके माध्यम से जो भी युवाएं हैं उनको रोजगार के लिए कुछ क्या है साधन उपलब्ध कराना तथा प्राथमिक उद्योगों को स्थापित करना। जो ग्रामीण क्षेत्र में उद्योग हैं तो उन सभी क्षेत्रों को इसमें क्या है कि उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें व्यवसाय या कुटीर उद्योग टाइप से उन्हें कुछ उद्योग या धंधे या रोजगार प्रदान करना इसमें महत्वपूर्ण उद्देश्य था। तो पौनी पसारी योजना का उद्देश्य हमें इसमें लिखना था। आप इसमें लिख सकते हैं कि पौनी पसारी योजना छत्तीसगढ़ शासन द्वारा चलाई जाने वाली योजना है, जिसके अंतर्गत युवाओं को विशेषकर उनके योगदान, विशेषकर उनके रोजगार के क्षेत्रों को महत्वपूर्ण कार्य हेतु इस प्रकार की चीज़ें को चलाया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें इस प्रकार से लिखा जा सकता था। इसके अतिरिक्त हम बात करने वाले हैं पौनी पसारी योजना का हो गया, इसमें 2 नंबर का था, 30 शब्दों में आप लिख सकते थे। करंट अफेयर्स का था, कई बार इसमें पूछा गया है एग्जाम, और प्रीवियस इसमें जितने भी एग्जाम हुए हैं उनसे भी करंट अफेयर्स में पूछे गए हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं निजीकरण और उदारीकरण में क्या अंतर है। ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, आपको इकोनॉमिक्स में मिलेगा। लगभग ये तीसरे या चौथे चैप्टर में है। इसके बात कर रहे हैं कि इस योजना का क्या उद्देश्य था और इसके बारे में क्या महत्वपूर्ण जानकारी हम सभी को लिखना था। तो हम बात करते हैं कि जो सार्वजनिक क्षेत्र होता है एक निजी क्षेत्र होता है, तो इसमें निजी क्षेत्र उसके बारे में लिखना था। निजीकरण के बारे में, जो निजीकरण के चीज़ें होती हैं, और उदारीकरण के बारे में इसमें लिखना था। तो निजीकरण में आप लिख सकते हैं कि निजीकरण वह क्षेत्र है जहाँ पर सरकार का जो है निजीकरण का अर्थ है अनेक प्रकार से जो है रियायत देना और निजीकरण करना, यानी कि उसे प्राइवेटाइजेशन करना और उनके जो है क्षेत्रों को अधिक उनको भाग देना, या कह सकते हैं कि प्राइवेट के करण में चला जाना। ठीक है, उदारीकरण का मतलब यहाँ पर बताया गया है। उदारीकरण का अर्थ है कि आर्थिक जो भी हैं कानून है उसमें उदार लाना, जिससे कि आर्थिक विकास हो सके, और क्या है उसमें जो भी नियम कानून है उसमें सरलीकरण करना, सरकार के द्वारा उनको सुधार के लिए संदर्भित करना, कुछ ऋण कम प्रदान करना, जिसमें ऋण अधिक लिया गया है उन्हें ऐसी योजनाएं बनाना, कुछ धन प्रदान करना। इस प्रकार के महत्वपूर्ण चीज़ें थे जिनमें उदारीकरण के क्षेत्र में आप लिख सकते थे। इसको इस प्रकार से 2 क्षेत्रों में बांटना था। इधर निजीकरण लिख देते, लगभग 30 शब्दों में लिखना है, इधर उदारीकरण, ऐसे करके इन सभी चीज़ों को आसानी से लिखा जा सकता था। तो इस प्रकार की चीज़ों आपने पढ़ा होगा। एलपीजी जो रिफॉर्म हुआ था, जिसको यहाँ पर देखिए एल से हो जाएगा आपका लिबरलाइजेशन, फिर पी से हो जाएगा प्राइवेटाइजेशन, और उदारीकरण हो गया, और इसका एक था ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण। आपने पढ़ा होगा कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण क्या था, उसके बारे में यहाँ पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है सकल राष्ट्रीय उत्पाद की अवधारणा को समझाइए। तो यहाँ पर देखिए सकल और राष्ट्रीय उत्पाद की बात किया गया है। इससे हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट GN और P के नाम से हम जानते हैं। तो इसके बारे में हमें परिभाषा और इसकी क्या अवधारणा हो सकता है उसके बारे में लिखना था।
तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद यह होता है कि किसी देश के नागरिकों द्वारा एक निश्चित समय अवधि में, सामान्यतः 1 वर्ष में, निश्चित समय अवधि का मतलब यहाँ पर होगा सामान्यतः 1 वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं कि सकल घरेलू जो उत्पाद होता है उसमें भारत राज्य के क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी विदेशी वस्तुओं का या विदेशियों द्वारा अर्जित आय को घटा दिया जाता है। यानी कि जो विदेश से जो कमाए हुए लोग हैं, यानी विदेशी जो लोग हैं उनके आय को इसमें घटा दिया जाता है। और विदेशों में अर्जित आय, विदेशों में भारतीयों द्वारा जो है, इसमें हम बात कर सकते हैं कि भारतीयों द्वारा जो विदेशों में जो आय को अर्जित किया जाता है उन सभी आय को इसमें जोड़ दिया जाता है। इसके फार्मूले भी आप लिख सकते थे कि जीएनपी जो होता है आपका, जीएनपी इक्वल टू इसमें हो जाएगा आपका जीडीपी। ठीक है, जीडीपी इसमें हो जाएगा प्लस इसमें आपको लिखना था x माइनस एम। एक्स जो यहाँ पर बताया गया है, एक्स मतलब हो गया भारतीय नागरिकों द्वारा विदेशों में अर्जित एवं भारत में भेजी जाने वाली आय को इसमें जोड़ना है, और विदेशियों द्वारा भारत में अर्जित एवं विदेशों को भेजी गई आय को इसमें घटा देना है। तो वह हमारा सकल राष्ट्रीय उत्पाद होता है। इतने चीज़ों को इसमें लिखना था। मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना सभी लोग जानते होंगे, बस्तर क्षेत्रों में चलाया जाने वाली योजना है। बाजार बाजार जाकर जो है आदिवासी क्षेत्र में उनके इलाज के लिए महत्वपूर्ण योजना चलाया जा रहा है। इस योजना के द्वारा बस्तर जनजाति क्षेत्र में, दंतेवाड़ा सुकमा क्षेत्र में काफ़ी दुर्गम क्षेत्र पाए जाते हैं, जहां पर उनके लिए जो है क्लिनिकिंग व्यवस्था का आरंभ किया गया है और उन्हें के बाजार के माध्यम से उनके स्वास्थ्य की देखभाल की जा रही है। उनका लक्ष्य है सभी आदिवासी क्षेत्रों में उनके चिकित्सा के क्षेत्र में आधुनिक रूप से उनके इलाज करना, इस प्रकार के, और सभी को रोग मुक्त करना आदि, इस प्रकार के लक्ष्य लिख सकते हैं। गैर निष्पादित आस्तियों के बारे में बताना है। तो इसमें आप लोग जानते होंगे नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होता है, इसके बारे में आपको लिखना था। एनपीए का मतलब यह होता है कि किसी भी बैंक द्वारा किसी को ऋण प्रदान किया जाता है और ऋण प्रदान किए जाने के उपरांत जो भी व्यक्ति होता है वह ऋण प्रदान नहीं करता है। यदि बैंक द्वारा दिए गए ऋण को 90 दिनों के अंतर्गत 90 दिनों से ज़्यादा समय तक वो भुगतान नहीं करता है, न ही किस्त देता है, न ही ब्याज देता है, न ही उसको संपत्ति को भी लौटाता है, तो इस प्रकार से वह क्या हो जाता है, डिफाल्टर हो जाता है। तो ऐसी संपत्तियों को गैर निष्पादित परिसंपत्तियां कहा जाता है। और इन गैर जो निष्पादित परिसंपत्तियां जिसे एनपीए कहते हैं उसमें मूलधन और उस पर ब्याज की वापसी संभव नहीं हो पाता है। ऐसे जो ब्याज दिए जाते हैं बैंकों द्वारा और उनके द्वारा जैसे कि ब्याज या मूलधन कुछ भी चुकाया नहीं जाता है, तो ऐसे संपत्ति को आप गैर निष्पादित आस्तियों संपत्ति या जिसे एनपीए कह सकते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट के अंतर्गत लाता है। महानदी द्वारा कौन सी सिंचाई परियोजना बनाया गया है, तो सभी लोग जानते हैं कि महानदी द्वारा जो भी योजना संचालित की जा रही हैं उन सभी योजनाओं को आपको लिखना था। महानदी पर कौन कौन सी योजना चला जा रही हैं उन सभी योजनाओं को आपको इसमें लिखना था, जैसे कि रुद्री बैराज हो गया, दुधावा जलाशय, ठीक है, गंगरेल बांध, रविशंकर जलाशय, फिर है समोदा बैराज है। इस प्रकार के महत्वपूर्ण जो बैराज है उसके बारे में आपको लिखना था 30 शब्दों में। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के बारे में तीनों करों को आपको लिखना था। जीएसटी के अंतर्गत 3 कर बताए गए हैं, उन सभी करों को आप आसानी से लिख सकते थे। जीएसटी के अंतर्गत कौन कौन से कर आते हैं, जैसे कि CGST यानी कि केंद्र, सेंट्रल जीएसटी हो गया, स्टेट जीएसटी हो गया, और इसके अतिरिक्त एक और था, केंद्र राज्य दोनों वसूलेंगे IGST। तो इस प्रकार से 3 GST का उनको प्रकार के बारे में समझाना था, किस प्रकार से वे टैक्स लेंगे। इसके बाद लिखना था 2020-21 में छत्तीसगढ़ बजट के अनुसार सकल राज्य घरेलू उत्पाद का क्या कारण था, उसके पूरे कार्य को लिखा जा सकता था। नेक्स्ट इसमें पूछा गया था कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के पर्वत शिखरों का उल्लेख करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। भाग 2 में इसमें लिखना है। लगभग यह आपका 2 नंबर का क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। 3 सभी क्वेश्चनों को काफ़ी आसानी से लिखा जा सकता है। जैसे कि पश्चिमी घाट जो है पहाड़ियाँ, ये देखिए आपको भूगोल से लिया गया है। यहाँ पर आपको जो है भूगोल से काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछले बार भी इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखा गया है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से चीज़ें सम्मिलित कर सकते हैं उन सभी चीज़ों को लिखना था। जैसे कि पश्चिमी घाट में कौन कौन से पर्वत हैं, जैसे हरिश्चंद्र श्रेणी है, बाबा बुदान पहाड़ी है, नीलगिरी की पहाड़ी है, तो ये सभी क्या हैं, पश्चिमी घाट में है। इसके अतिरिक्त आपको पूर्वी घाट का भी उल्लेख करना था। पूर्वी घाट में कौन कौन से हैं, महेंद्रगिरी है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, होंकेंकल नामक जलप्रपात है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका अंतर भी आप बता सकते थे कि जो है नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो है पूर्वी घाट में, जो उड़ीसा से लेकर जो है नीलगिरी की पहाड़ियों तक विस्तृत है, उसमें कौन कौन से पर्वत पठार हैं उनके बारे में आप इसमें लिख सकते थे। देखिए फिर से आया है, महानदी अपवाह तंत्र के प्रारूप को बताइए। महानदी की सहायक नदियों को बताना है और इसका जल क्षेत्र कितना रहा है, उन सभी चीज़ों को इसमें आप लिख सकते थे। महानदी की सहायक नदियों के बारे में पूरा आप डिटेल इसमें लिखा जा सकता था, कहाँ से महानदी का उद्गम हुआ है, ठीक है। महानदी की कौन कौन से सहायक नदियाँ हैं, उन सभी सहायक नदियों को भी इसमें आसानी से आप लिख सकते थे।
ठीक है। चलिए हम बात करते हैं महानदी की कुछ सहायक नदियों के नाम बता दे रहे हैं आपको। शिवनाथ नदी, हसदेव नदी, बोरई नदी, माड नदी, केलो नदी, ईब नदी, दूध, सिलियारी, पैरी, संडूर, इस प्रकार से जितने भी नदियां थे उन सबको लिखना था। ग्रामीण जनसंख्या में वृद्धि का कारण क्या है? ग्रामीण में देखिए आपको स्वास्थ्य का अभाव है, शिक्षा का अभाव है और कई प्रकार के भ्रांतियां हैं। इन सभी चीज़ों के कारण ग्रामीण जनसंख्या में हमेशा वृद्धि होते जा रहा है। तो ग्रामीण जनसंख्या में अगर वृद्धि के कारण लिखना है तो यही सब लिख सकते हैं। आपको शिक्षा लिख सकते हैं, शिक्षा का अभाव है, जागरूकता का अभाव है। ठीक है। जो भी आपको पर्यावरण जो भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उन कार्यक्रमों का फॉलो नहीं किया जा रहा है और स्वास्थ्य सुविधाएं अधिक प्रभावशील नहीं है, इसलिए ग्रामीण जनसंख्या का वृद्धि के कारण हो सकता है। कुटीर उद्योग की विशेषता लिखना है। कुटीर उद्योग एक छोटे उद्योग होते हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में या उन्हें नगरीय क्षेत्रों में छोटे छोटे उद्योगों के माध्यम से छोटे छोटे जो स्थानीय उद्योग होते हैं जैसे बांस से वस्तुएं बनाना या कह सकते हैं छत्तीसगढ़ में महत्वपूर्ण महुए से या कथा से, कुछ जंगली वस्तुओं से, इस प्रकार की चीज़ों को बनाया जाना, इस प्रकार की विशेषता लिख सकते हैं। और इसकी विशेषता क्या है इसके बारे में लिखना था। दामोदर नदी घाटी योजना कब प्रारंभ हुआ था और क्यों बनी थी? तो भारत का अगर हम बात करें तो ये स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना थी। यह झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों में फैला हुआ है और वहाँ सिंचाई के लिए कह सकते हैं यह परियोजना बनाया गया था। यह जो दामोदर घाटी परियोजना था 1948 में बना था, भारत का प्रथम परियोजना कहा जाता है। और यह अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना 1933 में बना था, उसके आधार पर बनाया गया है। ठीक है। और इसके द्वारा उपयोग में लाया जाता है कौन कौन सी? दामोदर नदी छोटी नागपुर के पहाड़ियों को से निकलकर पश्चिम बंगाल चंद्रपुर एवं प्रातलु, ठीक है, हुंगली नदी मिल जाती है। इसमें तिलैया, कोनार, मैराथन एवं पंचायत पहाड़ी भी बांध हैं और बोकारो, दुर्गापुर, चंद्रपुर, पतरालू से ताप विद्युत गृहों का निर्माण किया गया है। तो इसकी सहायता से बोकारो और दुर्गापुर, चंद्रपुर आदि उद्योगों को भी जल सप्लाई किया जाता है। इन सभी चीज़ों को लिखना था। लौह अयस्क के प्रकारों का यहाँ पर उल्लेख कर सकते हैं। लौह अयस्क 4 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से आपको पता होगा, जिसमें आपका सबसे उत्तम जो होता है वो मैग्नेटाइट होता है। इसके बाद हेमेटाइट होता है, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट हो गया, फिर आता है लिमोनाइट और एक होता है सीडराइट। तीन सभी चीज़ों को आपको लिखना था। पहले आपका लिखना था मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट हो गया। दूसरा हेमेटाइट है और इसके बारे में थोड़ा थोड़ा आप डिटेल भी कर दे सकते हैं कि कहाँ कहाँ पाया जाता है, सबसे अधिक मात्रा में कौन सा लौह अयस्क भारत में पाया जाता है। इन सभी चीज़ों को आप उल्लेख करते तो निश्चित रूप से एक अच्छा आंसर बन सकता था। इसमें आप हेमेटाइट वगैरह लिख सकते थे, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट। तीसरा आपका जो होता है वह लिमोनाइट होता है। पिछले बार कोयला के प्रकारों का भी पूछा गया था, तो उन सभी चीज़ों को भी आप इसे देख सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को आप अध्ययन करेंगे मिलाकर। इसी प्रकार के हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भी रिपीटेड क्वेश्चन कह सकते हैं। 5 वर्ष के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन थे उन सभी क्वेश्चनों के अंतर्गत इसमें लाया गया था। तो इस प्रकार की चीज़ों को भी आप आसानी से ले इसमें लौह अयस्क के चारों प्रकारों का आप इसमें लिख सकते हैं। पहला मैग्नेटाइट हो गया, हेमेटाइट हो गया, लिमोनाइट हो गया और इसका जो है एक चौथा होता है सीडेराइट। तो इसको भी आप लिख सकते हैं सीडोराइट। और इसमें थोड़ा थोड़ा आपको व्याख्या भी कर देना है जो है कि किस प्रकार की चीज़ों में और कहाँ कहाँ महत्वपूर्ण रूप से पाया जा रहा है। अलबका का इसमें हिल के बारे में पूछा गया था। अलबका की पहाड़ी जो है बीजापुर में पाया जाता है और इसका विवरण देना था, बीजापुर में किस क्षेत्र में पाया जाता है और इसका महत्व क्या है। तो वहाँ पर महत्वपूर्ण जो वन उद्यान पाए जाते हैं उन सभी चीज़ों के बारे में इसमें उल्लेख करना था। छत्तीसगढ़ में 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों को उल्लेख करना था। आप बहुत सारे ऐसे लगभग 10 से 15 नगर हैं जो 5 लाख से अधिक जनसंख्या में रखते थे। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, धमतरी, बीजापुर, उधर हो गया आपका कोरबा, रायगढ़, बिलासपुर। इन सभी चीज़ों को आप इसमें लिख सकते थे। कोरिया हो गया, 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले हैं, महत्वपूर्ण नगर हैं। 14 नगर निगमों के बारे में आप लिख सकते थे। तो इस प्रकार के जिले के बारे में और नगरों का उल्लेख किया गया है। तो 14 नगर निगम है महत्वपूर्ण रूप से। तो कौन कौन नगर निगम है उनको बारे में यहाँ पर लिखना था। छत्तीसगढ़ की प्रमुख तिलहन फसल आप लोग जानते होंगे, चना है। इस प्रकार से चना बोल रहा हूँ, तिल है आपका, तिल कह सकते हैं। बादाम भी है, बादाम, तिल और जो है तिलहन फसल के अंतर्गत है। बादाम, तिल है और जो है महत्वपूर्ण रूप से तिल के अंतर्गत उन चीज़ों को उल्लेख करना था। छत्तीसगढ़ में कृषि आधारित उद्योगों को बताइए। तो कृषि से संबंधित जो उद्योग हैं, चावल उद्योग और भी महत्वपूर्ण उद्योग जो हैं, कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण उद्योग के बारे में इसमें लिखना था। छत्तीसगढ़ में गौण खनिजों के अंतर्गत किन किन खनिजों का उत्पादन किया जाता है। गौण खनिजों का मतलब होता है ऐसे खनिज जो कि बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं, उन सभी को आप लिख सकते हैं। जैसे कि संगमरमर हो गया, संगमरमर बहुत सारे कम हैं। अलेक्जेंड्राइट है,
आपका बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। उसके अंतर्गत अबरक का थोड़ा बहुत मात्राएं हैं, उसका अधिक। उन सभी चीज़ों के बारे में इसमें उल्लेख करना था आपको, और कहाँ पर मिलते हैं इसके बारे में भी आप बता सकते थे। छत्तीसगढ़ में पंचकोशी महादेव परिक्रमा कहाँ पर है? तो आप लोग जानते होंगे छत्तीसगढ़ में जो है राजिम में पंच महादेव का मंदिर है, जिनमें सभी मंदिरों का उल्लेख आप कर सकते थे। जिनमें आपको पता होगा कि छत्तीसगढ़ के राजिम क्षेत्र में 5 जो है शिव जी का मंदिर है, जिसमें महत्वपूर्ण रूप से कुलेश्वर महादेव का मंदिर है। उसके चारों ओर 5 जो हैं महादेव का मंदिर है, जिसमें आप पटेश्वर महादेव, चंपेश्वर महादेव, ब्रह्मणेश्वर महादेव, फिंगेश्वर महादेव, इन सभी स्थलों को पंचकोशी कहा जाता है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों का आप उल्लेख करना था, जो कि राज्य में स्थित है, जिसे इसकी परिक्रमा को पंचकोशी महादेव की परिक्रमा के नाम से जाना जाता है। गोपद नदी का कहाँ से निकलती है? तो गोपद नदी का जो है प्रवाह क्षेत्र इसमें पूछा गया था। तो आप लिख सकते हैं कि गोपद नदी जो है छत्तीसगढ़ के जो है सोनरिहन के अंतर्गत आता है। यह कोरिया जिले के सोनहत पहाड़ी से निकलती है और कोरिया में मुख्यतः प्रभावित होता है। कोरिया में प्रभावित होते हुए यह झारखंड के कुछ क्षेत्रों में भी प्रभावित होता है। तो इसके बारे में यहाँ लिखा जा सकता था। बादलखोल अभ्यारण्य के बारे में इसमें लिखने के लिए आया था, काफ़ी अच्छा लिखा जा सकता था। बादलखोल अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है आपको पहले लिखना था। तो बादलखोल अभ्यारण्य जो है जसपुर जिला में स्थित है और इसकी स्थापना 1975 में हुआ था। छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभ्यारण्य है। ठीक है, और यहाँ पर प्रमुख रूप से जो है हिरण, चिंकारा, गेजल, चीतीदार हिरण है और नीलगाय, साभर, चौगिया, जंगली सुअर, भेड़िए, हैना आदि पाए जाते हैं। तो इन सभी चीज़ों को भी आप इसमें लिख सकते थे। ठीक है, इसके बाद चलिए हम बात करने वाले हैं भारत में नगरीकरण के प्रभावों की विवेचना कीजिए। तो भारत में जो नगरीकरण किया जा रहा है, यानी कि इसमें हम बात करें कि उद्योगों का विकास किया जा रहा है, तो उसके क्या क्या प्रभाव पड़ सकते हैं। तो आप लोग प्रदूषण के बारे में लिख सकते हैं, वनों का कटाव हो जा रहा है, जंगलों पर भी प्रभाव पड़ रहा है, राजनीतिक प्रभाव कह सकते हैं। इस प्रकार के सभी कारणों को इसमें लिखा जा सकता था। भारत में राजकोषीय नीति के प्रमुख उपकरणों के बारे में बताना था। राजकोषीय नीति क्या है भारत का, उसके उपकरण क्या क्या हैं, इन सभी चीज़ों को इसमें उल्लेख कर सकते हैं। मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार में क्या अंतर है? तो शॉर्ट में मैं बता दे रहा हूँ। मुद्रा बाजार का मतलब यह होता है कि इसमें बहुत ही कम मात्रा में ऋण उपलब्ध कराया जाता है और इसके अंतर्गत पूंजीपतियों के अंतर्गत बहुत अधिक मात्रा में इसमें पूंजी बाजार का क्षेत्र आता है और उसमें मुद्राओं का नियंत्रण जो है पूंजी बाजार पर मुख्यतः छोड़ दिया जाता है। तो इन सभी चीज़ों को आप याद रख सकते हैं। ठीक है, पूंजीपतियों के वर्ग के अंतर्गत होता है। थोड़ा सा इसमें डिटेल आप पढ़ने की कोशिश करेंगे। ग्राम पंचायत द्वारा कौन कौन से कर या शुल्क अधिरोपित किए जाते हैं? तो ग्राम पंचायत द्वारा लगभग 29 कर लगाया जाता है। उन सभी चीज़ों का आप लिख सकते हैं, कौन कौन से कर अधिरोपित किए जाते हैं। बाजार कर हो गया, ठीक है, जल कर और बहुत सारे कर ऐसे हैं, खेल कर है और बाजार कर, खेल कर, टैक्स, बहुत सारे ऐसे टैक्स होते हैं। उन सभी चीज़ों को इसमें लिखना था। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राजीव गांधी योजना का उद्देश्य क्या बताइए? तो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा इसमें निबंध लिखने के लिए भी आया था। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन कहा जा सकता है, क्योंकि यह बहुत ही फेमस था और बहुत बार चर्चा में रहा है। तो राजीव गांधी न्याय योजना का उद्देश्य यह था कि किसानों की आय को बढ़ाना था, उसके आय के द्वारा सब्सिडी उन्हें प्रदान करना था। इससे 4 किस्तों में इसको दिया गया है। इसका उद्देश्य आप लिख सकते हैं, उनके द्वारा महत्वपूर्ण कार्य किए गए थे। इन सभी चीज़ों को आप आसानी से लिख सकते हैं। भारतीय कृषि स्वरूपों पर जलवायु के प्रभावों का वर्णन करना था। यह भूगोल का प्रश्न है। भारतीय कृषि में श्वेत क्रांति का, यानी कि दूध क्रांति, जिसके जनक कुरियन को माना जाता है। ठीक है, तो उनके माध्यम से क्या क्या आयाम था, कब इसे स्टार्ट किया गया था, इसमें लिखा जा सकता है। अबुझमाड़ पहाड़ियों की विशेषताओं का वर्णन करना था। अबुझमाड़ पहाड़ी नारायणपुर जिले में स्थित है और महत्वपूर्ण रूप से अबुझमाड़ क्षेत्र का जो है वहाँ से कई प्रकार के लौह अयस्क मिलते हैं। उसके साथ ही वन संसाधनों से महत्वपूर्ण रहा है। उन सभी चीज़ों को इसमें लिखना था। मैकल पहाड़ी का विस्तार और महत्व को बताना था। मैकल पहाड़ी का जो विस्तार है वह कवर्धा, राजनांदगांव और मुंगेली का जो क्षेत्र है उसके विस्तार को पूरा लिखना था। इसके अतिरिक्त इसके महत्व को बताया जा सकता है। इसके अगर हम कमियों की बात करें तो मैकल पहाड़ी में कई प्रकार के खनिज लवण पाए जाते हैं। उनके अलावा यहाँ पर वर्षा की दृष्टि से वृष्टि छाया क्षेत्र पाया जाता है, जिसके कारण से यहाँ महत्वपूर्ण रूप से कई प्रकार के विभिन्न प्रकार के जो है जड़ी बूटियों से संबंधित महत्वपूर्ण वनस्पति पाए जाते हैं। उन सभी चीज़ों को इसमें लिखा जा सकता था। छत्तीसगढ़ में साक्षरता का प्रतिरूप क्या है, पूरा आप लिख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में साक्षरता किस प्रकार से है, उसका लिटरेसी पैटर्न क्या है, किस प्रकार से वृद्धि हुआ है, 2001 से लेकर 2011 के अंतर्गत क्या क्या इसमें परिवर्तन आया है, उन सभी चीज़ों को इसमें लिख सकते थे। पैदा कृषि से आप क्या समझते हैं? छत्तीसगढ़ में पैदा कृषि, जिसे हम झूम कृषि के नाम से जानते हैं, और पैदा कृषि का मतलब यह हुआ कि बैगा जनजाति द्वारा और अबुझमड़िया जनजाति द्वारा इसके मनाया जाता है।
और कई ऐसी जनजातियां हैं आदिवासी समाज के द्वारा बस्तर संभाग के संपूर्ण क्षेत्रों में इस प्रकार की पैदा कृषि की जाती है, जो कि अब थोड़ा सा कम होते जा रहा है। पैदा कृषि किसे कहते हैं, जिसमें किसी एक स्थान पर एक बार खेती करते हैं, उसके उपरांत दूसरे स्थान पर फिर से खेती करते हैं। इस प्रकार की खेती को पैदा कृषि या झूम खेती के नाम से जानते हैं। उन सभी चीज़ों को इसमें डिटेल थोड़ा सा आपको लिखना पड़ेगा। नलकूप एवं सिंचाई के क्षेत्र से काफ़ी महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक सिंचाई नहरों के द्वारा होता है। दूसरा स्थान नलकूप एवं कुओं का था। और नलकूप सिंचाई क्षेत्रों में कितने % क्षेत्रों में फैला हुआ है, कौन कौन से इसमें जिले भाग लेते हैं, इन सभी चीज़ों का आपको वितरण को इसमें बताना था। लेमरू पर्यटन केंद्र कोरबा जिला में स्थित है। वहां पर हाथी के संरक्षण का महत्वपूर्ण कार्य किया जा रहा है। अभी वर्तमान समय में काफ़ी इसमें चर्चा में रहा था न्यूज़ में। यह करेंट अफेयर से तमाम क्वेश्चन पूछा गया है। आप इसको आसानी से लिखा जा सकता था यदि आप थोड़ा सा अध्ययन किए होंगे तो। वित्त आयोग के बारे में हम बता सकते हैं। केंद्रीय वित्त आयोग जो है 280 में बताया गया है। इसके उल्लेख क्या क्या कार्य है, यह राज्य और क्या है, राज्य के साथ साथ केंद्र के वित्त के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी रखता है। और वित्त से संबंधित वह टैक्स के बारे में भी इसमें जानकारी होता है और किस प्रकार से टैक्स का वितरण करना है, इन सभी महत्वपूर्ण कार्यों को संपन्न कराता है। छत्तीसगढ़ में निवासरत अनुसूचित जनजातियों और विकास हेतु संचालित सरकारी जो भी संस्थाएं हैं उनके बारे में इसमें लिखना था। नेक्स्ट हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ सरकार की वर्तमान औद्योगिक नीतियों के उद्देश्य क्या थे। उन उद्देश्यों को इसमें लिखा जा सकता था। क्या क्या महत्वपूर्ण उद्योग स्थापित करने के सरकार द्वारा क्या क्या छूट प्रदान किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार के विशेष संदर्भ में भारत में चीनी उद्योगों का वर्णन करना है। छत्तीसगढ़ के विशेष संदर्भ में तो छत्तीसगढ़ में चीनी उद्योग के 4 क्षेत्र हैं छत्तीसगढ़ का, जैसे कि रायमपुरा कवर्धा का सबसे प्राचीन चीनी क्षेत्र है, सूरजपुर का आपका महामाया है, इसी प्रकार से और महासमुंद जिले में चीनी क्षेत्र हैं। उन सभी चीनी क्षेत्रों के बारे में इसमें डिटेल से बताते हुए भारत के क्षेत्र में क्या उसका वर्णन हो सकता है, क्या महत्व हो सकता है, उनके बारे में आप लिख सकते हैं। भारत में ग्रामीण प्रवास के कारणों का बताइए। तो भारत में ग्रामीण प्रवास का महत्वपूर्ण कारण यह होता है कि रोजगार नहीं मिल पाता है, शिक्षा का अच्छा साधन नहीं है, कई बार स्वास्थ्य की दृष्टि से भी प्रवास करते हैं, मूलभूत सुविधाएं का अभाव है। इन सभी चीज़ों के कारण से भारत में ग्रामीण लोग प्रवास करके नगरीय क्षेत्रों में गमन करते हैं। और इसका माइग्रेशन का कारण यह होता है कि महत्वपूर्ण रूप से संसाधन और रोजगार ही मूल रूप से ऐसा कारण है कि ग्रामीण जो प्रवास बढ़ा है और नगरीय क्षेत्रों में इनका योगदान अधिक हो रहा है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ राज्य में वन संसाधन के उत्पादन और संरक्षण के क्षेत्रों को प्रकाश डालना। तो इसमें महत्वपूर्ण आप लिख सकते हैं। राज्य में लो एस्क के क्षेत्रों में जहाँ जहाँ लो एस्क है उनके वितरण को बताना था और कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं, सभी चीज़ों को आप लिखा जा सकता है। राज्य दंडकारण्य क्षेत्र में मोटे अनाजों के उत्पादन या वितरण को बताना था। कोदो कुटकी जहाँ दंडकारण्य क्षेत्र में दोमट मिट्टी पाया जाता है, ठीक है, और उस मिट्टी पर उत्पन्न हुए सभी मोटे अनाज जो हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं कोदो कुटकी हो गया, इसमें हो गया मक्का वगैरह, इन सभी मोटे अनाजों के बारे में उत्पादन और वितरण को इसमें लिखा जा सकता था। नेक्स्ट हम बात करते हैं उत्तर भारत के विशाल मैदान के बारे में इसमें लिखना है। उत्तर भारत का विशाल मैदान, तो आपको उत्तर भारत का विशाल मैदान का मतलब आपको हो गया जो है आपका तमिलनाडु के क्षेत्र, तमिलनाडु बोल रहा हूँ। उत्तर भारत के मैदान का जो अर्थ है से जम्मू कश्मीर के क्षेत्र के अंतर्गत जो है वहाँ पर आप कह सकते हैं कि सिंधु जो है नदी, या कह सकते हैं सतलज, या पंजाब का जो क्षेत्र है, उन सभी क्षेत्रों के बारे में आपको डिटेल में इसमें लिखना था। भारत में गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों का उल्लेख करना था, क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनके मूल्यांकन करना था। नेक्स्ट इसमें पूछा गया था सतत विकास लक्ष्यों का वर्णन करते हुए उसके महत्वपूर्ण कार्यों को बताइए, ठीक है। बजट 2020-21 में क्या पूछा गया था, यह भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ में वन आधारित उद्योगों को बताया गया है। तो छत्तीसगढ़ में वन आधारित उद्योगों से कई बार एग्जाम में पूछा गया है, काफ़ी अच्छा एग्जाम है, इसमें पूछा गया था। कोयला का वितरण बताना है, छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ कोयला उत्पन्न हो रहा है उनके वितरण को बताना था। इस प्रकार से लगभग 200 नंबर का आपका कंप्लीट हो जाता है। तो आप करेंट अफेयर से तमाम चीज़ों को आप जोड़कर अगर पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आपका अच्छा बन सकता है। और यदि आपका इसका PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप MK नॉलेज पर आप ज्वाइनिंग कीजिए। MK नॉलेज पर आपको इसका मिलेगा, टेलीग्राम में सर्च करना है MK नॉलेज, वहाँ पर PDF आपको प्राप्त होगा इसका PDF। इसी प्रकार से नेक्स्ट इसका जो होगा 6 पेपर, उसका भी हम डिस्कशन लाने वाले हैं। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।